अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नया टैलेंट कश्मीर के लिए नए खून की तरह है और अगर ये खून मुल्क की सियासत में शामिल हो जाए तो फिर मुल्क और माशरे की जड़ें और मजबूत हो जाती हैं। आज मैं आपकी मुलाकात आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट झेलम वैली के एक ऐसे ही परजोश और जज्बे से सरशार इंसान से करवा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ उमैर आफ्ताब कियानी साहब आपको जेके प्रोडक्शन पर। जी, थैंक यू सो मच अपना साथ भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। उमैर भाई और मैं जी यकीनन आपको मुबारकबाद भी पेश करूंगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच उमैर भाई। उमैर भाई मैं सवालात की तरफ बढ़ता हूँ। मैं सबसे पहले जेके प्रोडक्शन के नाजरीन के लिए आपसे ये जानना चाहूँगा आपकी सियासत में कब और कैसे आए, आपकी एजुकेशन क्या है, इसके बारे में काइंडली हमारे नाजरीन को ज़रा बताएं। जी, मैं एजुकेशन की बात की जाए तो मैं एक वकील हूँ और अपना जहाँ तक मेरी पॉलिटिकल स्ट्रगल की बात करें या पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करें तो मैंने 2007 में पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन ज्वाइन की थी और फिर 2014 तक मैं उसका मेंबर रहा और 2014 के बाद जो है मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया था और तब से लेकर अब तक जो है वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हूँ। उमैर भाई सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आपका ताल्लुक जिस हलके से आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट झेलम वैली के हल्का 7 से आपका ताल्लुक है, मैं चाहता हूं हल्का 7 की सियासत के बारे में आपसे बात की जाए। अभी हालिया दिनों में जैसा कि बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, जिस तरह एक ज़ोर था कि नून लीग वहाँ पे बिल्कुल क्लीन स्वीप करेगी, मुकाबला जो है वो नून लीग और पीपल पार्टी के दरमियान था, तो फिर पीटीआई इतने मार्जिन से जीतने में कामयाब कैसे होगी, स्पेशली आपकी यूनियन काउंसिल में? देखें मीर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि पीटीआई यहाँ पर कामयाब हुई है। उसकी वजह यह है कि आप देख सकते हैं कि जब तक दीवान चुगताई साहब जो कि वजीर तालीम है, जब तक वो हल्के के अंदर एंटर नहीं हुए थे तो हल्के की सिचुएशन कुछ मुख्तलिफ थी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये पीटीआई के लिए नाकामी है कि एक गवर्नमेंट है जो 1 साल भी नहीं हुआ बनी है अभी, और उनको तो हीटर के आगे बैठकर, चूंकि सर्दी का मौसम था तो एंजॉय करके इलेक्शन लड़ना चाहिए था, लेकिन उनकी परेशानी बता रही थी कि जिस तरह वो वजीर तालीम को लेकर डोर टू डोर जा रहे थे और इवन इलेक्शन से एक रात कबल भी वजीर तालीम जो थे वो यूनियन काउंसिल गुजरबांडी के अंदर थे। एक एक घर में कुछ 3-3 4-4 नौकरियों के वादे, किसी को स्कीमों के वादे, किसी के साथ क्या वादे, और झूठ फ्रॉड करके ये सारा इन्होंने इलेक्शन मैनेज किया है। अदरवाइज मैं तो ये कहता हूँ कि ये इनके लिए शिकस्त है। और दूसरी तरफ अगर आप हमारी बात करें तो आपने देखा होगा कि ना मुस्लिम लीग की कोई मरकजी क़यादत इस तरह हमारे हल्के में नजर आई। राजा फारूक हैदर खान साहब आए, लेकिन वेरी शॉर्ट टाइम के लिए वो आए, उस तरह कैंपेन हम नहीं कर सके चूंकि फारूक हैदर साहब के पास 2 हल्के थे। तो मैं ये समझता हूँ कि कारकुनों ने जिस तरह अपने दम पर, कि दूसरी जानिब हुकूमती मशीनरी पूरी तरह एक्टिव थी, कि ये जो लोगों ने वोट लिए हैं, मैं समझता हूँ कि ये हमारी जीत है, ये इसको मैं शिकस्त नहीं मानता हूँ। उमैर कियानी साहब, मुझे आप ये बताएं कि जनरल इलेक्शन में फारूक साहब जिस मार्जिन से जीतते थे उससे बड़े मार्जिन से वो हारे। आखिर हल्का 7 में ऐसी कौन सी कोताहियाँ थी? पहले जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि नून लीग आखिरी दिन तक ये डिसाइड ही नहीं कर पाई। कभी लग रहा था कि उमैर आफ्ताब कियानी साहब को टिकट दिया जा रहा था, कभी लग रहा था कि मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी साहब हल्का 7 से कंटेस्ट करेंगे। फारूक साहब आखिरी दिन तक ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि हल्का 7 में टिकट दिया किसको जाए। कहीं यही हल्का 7 में नाकामी की वजह तो नहीं समझते आप भी? मीर साहब, दूसरा आप दुरुस्त कह रहे हैं, आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि जहां दीवान चुगताई साहब को 2 साल फील्ड खाली मिली, ठीक है, वहां पर जो डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर साहब थे वो भी कश्मकश में थे, फारूक हैदर साहब भी, हम लोग भी, तमाम जो 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 एप्लीकेंट्स थे, तमाम लोग जो थे वो एक कश्मकश का शिकार थे कि इस हल्के से इलेक्शन कौन लड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इससे जो है वो कारकुनों का काफ़ी नुकसान हुआ, हमारे वोटर्स को का काफ़ी नुकसान हुआ। कुछ लोग हमारे साथ से ऐसे चले गए जिनको नहीं जाना चाहिए था हमारे साथ। तो यकीनन इसमें ये फैक्टर आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इस वजह से हमारा जो है वो पिछला इलेक्शन जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। अच्छा उमैर भाई, अभी भी आप देख रहे हैं, मेरी कुछ दिन पहले मैंने कुछ नौजवानों का इंटरव्यू किया, उनका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नून से ही था। मतलब शिकायत इस तरह की हैं कि नौजवान जो हैं वो यूथ के स्पेशली वो ये कह रहे हैं कि जी हल्का 7 में 6 में झेलम वैली की अगर मैं बात करूं कि ऐसे लोग हैं
2-3 लोग चिनारी के हैं, कुछ लोग हटियां वाले से उनका ताल्लुक है, उन्होंने पार्टी को यरगमाल बनाया हुआ है। फारूक साहब अपनी मर्जी से कोई फैसला कर ही नहीं पाते, जो भी ये लोग इनपुट देते हैं फारूक साहब बगैर सोचे समझे उसी पे इम्प्लीमेंटेशन, उसी पे वो अमल दरामद शुरू कर देते हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? देखें, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आपने देखा होगा कि पीटीआई ने जब टिकट्स की तकसीम की तो वो उन्होंने एक पार्लिमानी बोर्ड बनाया था बराए नाम इलेक्शन से कबल, जिस पर उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। बाद में उनके टिकट्स जारी हुए, कहाँ से जारी हुए वो सब चीज़ें आपको पता है, मैं उनकी बात नहीं डिस्कस करना चाहूँगा। अलबत्ता ये ज़रूर कहूँगा कि जहाँ तक हमारी अपनी पार्टी की बात है तो ऐसा कुछ फैक्टर मुझे नज़र नहीं आया। फारूक हैदर खान साहब ने 2 मीटिंग्स की, 2 मीटिंग्स में उन्होंने हर यूसी से तमाम कारकुनान को बुलाकर, वार्ड के कारकुनान को बुलाकर, कारकुनान की मुशावरत से तमाम टिकट्स जारी हुए हैं। इवन मैं हल्का 7 से हूँ, मैं आपसे ये कहता हूँ कि इवन मेरी अपनी यूनियन काउंसिल का टिकट मेरी मर्जी से भी नहीं दिया गया। तो मेरे ख्याल से जो लोग गिले शिकवे कर रहे हैं, मैं उनको उस वक्त भी यही कहता था कि आप कारकुनान को मैनेज करें। अगर आपके साथ आपकी यूनियन काउंसिल से मुस्लिम लीग के कारकुनान आपके हक में फैसला दे देते हैं तो राजा फारूक हैदर खान साहब किसी से भी वो टिकट नहीं ले सकते, ना वो खुद फैसला कर सकते हैं। चूंकि कोई एक सिंगल टिकट में आपको अल्फन कह सकता हूँ कि फारूक हैदर खान साहब ने अपनी मर्जी से जारी नहीं किया। अच्छा उमैर साहब, अगर मैं स्पेसिफिक आपसे सिर्फ हल्का 7 की बात करूँ, मुस्लिम लीग जनरल इलेक्शन के बाद दिन ब दिन कमज़ोर हुई है। वो लीपा से लेकर रेवंत तक अगर आप देखें मसलसल आए दिनों लोग, और बड़े वो लोग छोड़ के जा रहे हैं जिनका फारूक हैदर साहब से दरीना ताल्लुक है। क्या आप नौजवान, कुछ आप जो नए लोग जो सामने आ रहे हैं, कोई कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को वापस साथ में लाया जाए जो पार्टी की एक टाइम में जान समझे जाते थे? जी ज़रूर, हम बल्कि कोशिश भी कर रहे हैं। और बाकी आप बेहतर समझ सकते हैं कि सियासत एक ऐसी चीज़ है, इसमें कुछ पता नहीं होता कि आज जो आपके साथ चल रहा है कल आपके साथ कौन होगा। यहाँ एक सिलसिला है, लगा रहता है, एक आ रहा है दूसरा जा रहा है। तो यकीनन हमें कोशिश भी हम कर रहे भी हैं और इंशाल्लाह हम जो हमारे से नाराज लोग हैं हम उनके साथ इंशाल्लाह राब्ते भी कर रहे हैं। फारूक हैदर खान साहब ने खुद भी मुतअद्दिद बार कोशिश की अपने नाराज लोगों को मनाने की। अलबत्ता मैं जहाँ तक जमात की कमजोरी की बात करूँ तो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि दीवान साहब को 2 साल ग्राउंड खाली मिला, उन्होंने 2 साल अकेले यहाँ पर कैंपेन की। दूसरा आप देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी का कोई हमारे हल्के में उस तरह स्ट्रांग कैंडिडेट नहीं उतारा गया, जिस वजह से जो है वो ज्यादा स्पेस जो है दीवान चुगताई साहब को मिला। अच्छा उमैर, आप क्योंकि एक नौजवान हैं और मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि जो हमारे नौजवान हैं वो सियासत में आगे आ रहे हैं, ये नया ब्लड जो सियासत में आ रहे हैं, कि नौजवान हमारे सोचते क्या है कि मसला कश्मीर का हल कैसे है। आप देख सकते हैं हम पिछले 70 साल से हम कश्मीरियों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और आप हो गए, हम लोग हो गए, हम चूंकि LOC के बड़े करीब रहने वाले लोग हैं तो हमने इस मसले को बड़ा करीब से देखा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो KH खुर्शीद साहब का जो एक नज़रिया था जिसको आज राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान साहब भी लेकर चल रहे हैं कि जब तक कश्मीरी खुद अपनी बात नहीं करेंगे, अपना दर्द खुद बयान नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से कोई आपका दर्द तकलीफ नहीं सुनेगा। कि अगर वो कोई और जाकर आपके दुख और तकलीफ को रिप्रेजेंट कर रहा है दुनिया में, मेरे ख्याल से हमें कश्मीर के मसले पर ना इसको पाकिस्तान की ऐनक लगा कर देखना चाहिए, ना इसको हिंदुस्तान की ऐनक लगा कर देखना चाहिए। हमें इसको बहसियत कश्मीरी देखना चाहिए और हमें एक दूसरे से झगड़ने के बजाय राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन पर इकट्ठा होना चाहिए और डिमांड करनी चाहिए हुकूमत पाकिस्तान से कि वो कश्मीर को एक ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा दे ताकि कश्मीरी बाहर जाकर खुद अपनी बात कर सके। असल फ्रीक चूंकि हम हैं, जो दर्द मैं अपना खुद बयान कर पाऊंगा वो दूसरा नहीं बयान कर पाएगा। तो मेरे हाल से तमाम नौजवानों को कश्मीर के अंदर स्पेशली इस चीज पर इकट्ठा होना चाहिए। चूंकि ये जो दीगर ना रहे हैं, कोई कह रहा है कश्मीर ये बनेगा कश्मीर वो बनेगा, इन्होंने हमें बहुत तकसीम किया 70 साल में। शुक्रिया मेयर कियानी साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस प्लेटफार्म से हमारी कोशिश होगी कि कश्मीर का मुस्बत चेहरा आपके सामने ला सकें। तो अगली नशिस्त में किसी और टैलेंटेड नौजवान से मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।